नमस्कार दोस्तों हम लोग इस चैनल के माध्यम से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के विगत वर्षों के सवालों को देख रहे हैं और इस समय हम लोग जो है कि भूगोल खंड के सवालों को देख रहे हैं। तो आज जिस टॉपिक से पहला सवाल है उसका नाम है भारत के राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश। तो देर न करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आप सबके सामने आज पहला सवाल है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो इसका दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर जो है कि अवस्थित है। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। ऑप्शन है बेंगलोर में, चेन्नई में, कोलकाता में, हैदराबाद में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इसका बेंगलोर। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। महाराष्ट्र के साथ, बिहार के साथ, ओडिशा के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ। दोस्तों इसका सही जवाब है बिहार, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ स्पर्श नहीं करती है और बाकी दिए हुए राज्यों के साथ स्पर्श करती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, गांधीनगर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बेंगलुरु, क्योंकि चंडीगढ़, भुवनेश्वर और गांधीनगर सुनियोजित राजधानी नगर हैं, जबकि बेंगलुरु जो है कि सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों कि देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से जो है कि मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा जो है कि सम्मिलित है। चलिए दोस्तों आप सबके सामने अगला सवाल है कि दो सूचियां दिया हुआ है और उनका मिलान करना है राज्य और राजधानी का। असम, मिजोरम, गुजरात और मणिपुर ये राज्य दिए हुए, राजधानियाँ दिया हुआ है गांधीनगर, इम्फाल, दिसपुर, आइजोल। तो दोस्तों आप सबको मालूम है कि असम की राजधानी है दिसपुर और मिजोरम की राजधानी है दोस्तों आइजोल, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। तो दोस्तों इस तरह से ऑप्शन बी आपका जो है कि सही हो जाएगा। तो केंद्र शासित प्रदेश चैप्टर से जो सवाल था दोस्तों वो समाप्त हुआ भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। अब अगला जो टॉपिक है वो है प्रजाति ऑब्लिक जनजातियाँ। इससे देखते हैं हम लोग पहला सवाल कौन सा है, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? ऑप्शन है दोस्तों अबोर, गद्दी, लेप्चा, थारू। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है गद्दी। गद्दी जो है ये धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजातियों में जो अन्य जनजातियां हैं गद्दी के अलावा लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि, ये सब प्रमुख जो है कि जनजातियां हैं जो कि पाई जाती हैं धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों ऑब्लिक केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार, क्योंकि दिए गए विकल्पों में से जारवा जनजाति का निवास स्थान अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। यह भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति है। यह दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर जो है कि निवास करती हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? चेंचू, लेप्चा, डफला, डाफर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है चेंचू, क्योंकि लेप्चा जनजाति जो है वो सिक्किम में और डाफर जनजाति गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में तथा डफला जनजाति जो है ये अरुणाचल व असम के कुछ भागों में पाई जाती है। चेंचू जो है कि मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र की जनजाति है तथा यह केरल में भी कुछ भागों में पाई जाती है। तो केरल पूछा तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब चेंचू जनजाति केरल में पाई जाती है। अब आप सबके सामने अगला सवाल है कि तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब है झारखंड, क्योंकि तमरिया जनजाति भूमिज जनजाति की एक उपजाति है जो मुख्यतः झारखंड एवं ओडिशा में पाई जाती है। और 28 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार झारखंड में जो है कि तमरिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची में मुंडा जनजाति के समानार्थी जो है कि शामिल कर दिया गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि एक जनजाति एक ही राज्य में पाई जाए, वो एक ही जनजाति कई राज्यों में निवास करती है। तो इसलिए इसमें जो है कि पूछा है कि किन राज्यों में, या अगर एक ही में रहता तो किस राज्यों में पूछता या किस राज्य में।
तो दोस्तों आप सबके सामने पहला विकल्प है बिहार तथा मध्य प्रदेश, झारखंड तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार में जो है कि निवास करती है। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी तथा उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है तथा बिहार की भी तीसरी सबसे बड़ी यह जनजाति है। बिहार में इससे बड़ी जो जनजातियाँ दो हैं वो हैं संथाल और गोंड, और उत्तर प्रदेश में भी यह तीसरे नंबर पे है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड और दूसरे नंबर पे है खरवार, और उत्तराखंड की तो यह सबसे बड़ी जनजाति है ही है थारू जनजाति। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे कुछ कूट दिए गए हैं, सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आदिवासी और दूसरी तरफ जो है उनकी अवस्थिति। आदिवासी में दोस्तों दिया है भील, गोंड, लिम्बूश और कोनियाक, और अवस्थिति दिया है नागालैंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सिक्किम। तो दोस्तों इसका जो भील जनजाति है, इसमें भील जनजाति जो है वो दोस्तों निवास करती है, पाई जाती है राजस्थान क्षेत्र में, और गोंड जो है गोंड यह छत्तीसगढ़ में, और लिम्बूस जो है यह सिक्किम में, और कोनियाक जनजाति जो है यह नागालैंड में। तो इस तरह से दोस्तों हम जब कूट देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है कि सही हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से जनजातियाँ और प्रजातियाँ नामक जो चैप्टर था उससे जो सवाल थे वो कंप्लीट हुए। अब अगला सवाल है रिवर्स से, मतलब अपवाह तंत्र से। तो इससे पहला जो सवाल है वो है कि गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अक्रमवर्ती अपवाह का, परवर्ती अपवाह का। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पूर्ववर्ती अपवाह का। गंगा नदी जो है कि पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अगला सवाल है आप सबके सामने, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय का पूछ रहा है कि वो किन नदियों के बीच स्थित है। तो सिंधु और सतलज। तो दोस्तों सिंधु और सतलज नदियों के बीच जो स्थित हिमालय है उसको कहते हैं पंजाब हिमालय, और काली और तीस्ता नदियों के बीच जो हिमालय स्थित है उसको कहते हैं नेपाल हिमालय। सतलज और काली के बीच जो दोस्तों हिमालय स्थित है उसी को कहते हैं जो है कि कुमायूं हिमालय। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच जो, या दिहांग नदी ही ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, तो इनके बीच जो हिमालय स्थित है उसको कहते हैं असम हिमालय। चलिए दोस्तों आप सबके सामने अगला सवाल है। एक दिया है स्थल, सूची 2 दिया और उनका मिलान करने को दिया है। स्थल और नदियों का जो है कि संगम क्षेत्र। रुद्रप्रयाग का दोस्तों हो जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी से, मतलब कि ए का 2 से हो जाएगा। और नंदप्रयाग का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे तो अलकनंदा होना चाहिए लेकिन विष्णु गंगा दिया है, तो विष्णु गंगा और मंदाकिनी दिया है, तो ये सही ना होकर के ये होगा अलकनंदा और नंदाकिनी। नंदप्रयाग मतलब अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से बनता है। कर्णप्रयाग दोस्तों अलकनंदा और पिंडर नदी के मिलने से बनता है। और देवप्रयाग जो है ये भागीरथी और अलकनंदा के जो है कि मिलने से बनता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर विष्णु गंगा के जगह पर अलकनंदा और भागीरथी होता तब हम देखते हैं। वैसे तो इस तरह से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, लेकिन अगर अलकनंदा और नंदाकिनी होता नंदप्रयाग के लिए तब हम देखते हैं कौन सा सही हो रहा है। देखिए रुद्रप्रयाग का हो जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी, तो मतलब ए का 2। अब देखिए ए का 2 यहाँ पे ऑप्शन ए का ही है बी, तो इस तरह से बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन अगर यह विष्णु गंगा और मंदाकिनी दे दिया है जबकि यहाँ पर होना चाहिए अलकनंदा और नंदाकिनी, तब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप सबके सामने अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। पूछा है कि किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अलकनंदा, क्योंकि बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और केदारनाथ जो है, केदारनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो मंदाकिनी नदी के तट पर जो है कि स्थित है। तो अगर इस बार बद्रीनाथ पूछा तो अगली बार जो है कि केदारनाथ पूछ सकता है, तो केदारनाथ आप लोग मंदाकिनी तैयार रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला सवाल है आप सबके सामने कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है। चौखंबा, बंदरपूंछ, नंदा देवी, नीलकंठ। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी बंदरपूंछ, क्योंकि यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के जो है कि बंदरपूंछ चोटी के पास से उद्गमित होती है। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कथन और कारण वाला है। कथन दिया है कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। दूसरा कारण बता रहा है कि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं।
अब वही है कि ऑप्शन कथन सही है, कारण सही है, दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। और कथन और कारण सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं, कथन गलत है, कारण सही है और कारण गलत है, कथन सही है। ये तो नॉर्मल इस तरह का जो है कि आप कूट बनाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए प्रायः जो है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो है कि प्रमुख नदियों के उद्गम जो है पश्चिमी घाट से ही होता है, और पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां होती हैं वो लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। परंतु जो नदियां पश्चिमी घाट से निकल करके पश्चिम की ओर ही जो है कि प्रवाहित होने वाली नदियां होती हैं वो कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। इसी कारण ये नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। तो प्रथम तथ्य के अनुसार हम देखेंगे तो ये दोनों गलत हो जाएगा, लेकिन अगर दूसरा जो तथ्य है, मतलब अगर जो नदियाँ पश्चिम घाट की पश्चिम की ही दिशा की तरफ निकलती हैं तो उसके अनुसार जो है कि ये आपका कथन भी सही हो जाएगा और कारण उसकी पुष्टि भी करेगा, तो ऑप्शन ए के साथ हम जा सकते हैं। तो इसमें जो है कि हम दूसरा ही वही बात मानेंगे, उसी के अनुसार सवाल का जवाब देंगे कि पश्चिमी घाट की नदियाँ जो पश्चिम की तरफ निकलती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि वे छोटे मार्ग से तीव्र से कड़ी चट्टानों से प्रवाहित भी होती हैं। चलिए दोस्तों, अब आप सबके सामने अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी और यमुना। तो दोस्तों इनमें से दी हुई नदियों में से नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। देखिए दिए गए विकल्पों में से भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी नर्मदा है, और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि यमुना नदी जो है कि गंगा की सबसे लंबी जो है सहायक नदी है। चलिए दोस्तों, आप सबके सामने अगला सवाल है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है गंगा, हुगली, पद्मा, सुवर्णरेखा। तो दोस्तों दामोदर नदी जो सहायक नदी है वो है हुगली नदी की, कि दामोदर हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी जिसे बंगाल का शोक भी कहते हैं, इसका उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार से होता है। कावेरी नदी का उद्गम है सह्याद्री में, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, गवालीगढ़ पहाड़ियों में और अमरकंटक में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, क्योंकि कावेरी नदी जो है यह कर्नाटक के कोडागु मतलब कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर के अपवाद क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में जो है कि मिल जाती है। इसका अपवाद क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है। यहाँ यह जो है कि श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण भी जो है करती है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, और इससे संबंधित अन्य तथ्य हमने बताया वो तथ्य भी आप याद रखिएगा। अब अगला सवाल है दोस्तों कि कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कर्नाटक एवं महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र। तो दोस्तों जो कृष्णा नदी का जल विवाद है वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों के साथ है, जबकि इसमें से केवल 2 ही दिया है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तो हम चुनते हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। तो इस तरह से दोस्तों 2 विकल्प हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन जो है वो गलत है, मतलब ऑप्शन इसका गलत सेट किया गया है। वैसे आप जानते रहिएगा कि कृष्णा नदी का जो जल विवाद है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों के मध्य जो है कि 1957 से ही चला आ रहा है। अगला सवाल है दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गोदावरी नदी, क्योंकि लगभग 1465 किलोमीटर की लंबाई के साथ गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी जो है कि गंगा के बाद, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह जो है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से उद्गमित होकर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मुहाना बनाती है। अगला सवाल है दोस्तों भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। देखिए अभी हमने बताया, तो उसके हिसाब से आप गोदावरी मतलब ऑप्शन बी सही मान के आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदी के बारे में पूछा है, तो दोस्तों भीमा, डॉन और तुंगभद्रा है, ये सब कृष्णा की सहायक नदियां नहीं हैं, सहायक नदी हैं। और जबकि पूछ रहा है कि तेल, तो ये तेल जो है कि कृष्णा की सहायक नदी है, बल्कि दोस्तों सहायक नदी नहीं है, बल्कि तेल जो है तेल नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें है कोयना,
पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा आदि हैं। और जो तेल नदी है ये महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। महानदी की ये सहायक नदी है तेल। तो तेल किसकी सहायक नदी है? महानदी की। बाकी इसकी कृष्णा की जो सहायक नदियां हैं वो हैं पंचगंगा, कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? गोमती, पेरियार, दामोदर, महानदी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों दामोदर नदी, क्योंकि भारत की सबसे सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है कि यही है दामोदर नदी है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर मार्ग में ये इतनी गंदी है कि इसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है, मतलब ये जैविक मरुस्थल होकर के रह जाती है। अगला सवाल है दोस्तों कि लेह अवस्थित है झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सिंधु नदी के दाएं तट पर। देखिए प्रश्नकाल में जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित लेह जो है ये सिंधु नदी के जो है दाएं तट पर अवस्थित है, जबकि 31 अक्टूबर 2019 से जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हो गए तो लेह जो है कि लद्दाख में आ गया। तो इस तरह से अब इसको हम कहेंगे कि लद्दाख में अवस्थित लेह है यह सिंधु नदी के जो है कि दाएं तट पर अवस्थित है। अब अगला सवाल दोस्तों कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सतलज, क्योंकि सतलज नदी तिब्बत स्थित राकस झील से निकलती है और यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए सिपकीला दर्रे को पास करने के बाद सिपकीला दर्रे के पास जो है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में यह प्रवेश करती है और यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 1500 किलोमीटर है। आप सबके सामने अगला सवाल है दोस्तों कि भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? चिनाब पर, सतलज पर, झेलम पर और ब्यास पर। तो उस समय दोस्तों सन 2006 का ये सवाल है और अब तो ये पुल बन के कंप्लीट भी हो गया है। इसका सही जवाब है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर विश्व का सबसे लंबा जो है कि पुल बनाया जा रहा है, अब बन के कंप्लीट भी हो गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्रा से, सोन से। तो इसका सही जवाब है यमुना से, क्योंकि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से जो है कि सोन गंगा की एक जो है कि सहायक नदी है और जबकि केन, बेतवा एवं चंबल जो है कि यमुना की सहायक नदियां हैं। तो बेतवा नदी मिलती है तो यमुना नदी से इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? कृष्णा, गोदावरी, तापी, कावेरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तापी, क्योंकि उपर्युक्त दी हुई नदियों में से तापी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात से होकर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। अगला सवाल है दोस्तों कि भितरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला कथन है कि यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है और दूसरा कथन है कि यह पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है, यह पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है। अब इनमें से केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न तो एक और न तो दो सही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो एक सही है न तो दो, क्योंकि भितरकनिका गरान जो है ये ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक रामसर साइट भी है, अतः प्रश्न में दिया हुआ जो है कि दोनों कथन सही नहीं है। अब अगला सवाल है दोस्तों कि कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? ओडिशा में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महानदी, क्योंकि ओडिशा जो है ये भारत के पूर्वी तट में स्थित है और नर्मदा और ताप्ती वैसे भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। अब कन्फ्यूजन होगा तो गोदावरी और महानदी में से होगा, तो इसका सही जवाब है महानदी। ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। देखिए 858 किलोमीटर लंबी महानदी जो है कि छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में जो है कि अपना डेल्टा का निर्माण करती है। अब अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? कावेरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महानदी, क्योंकि इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार जो है कि प्रश्नगत नदियों का नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल क्रमशः जो है कि कावेरी बेसिन का है आपका 85,624.44 वर्ग किलोमीटर और महानदी का है
महानदी का है 1,39,659.15 वर्ग किलोमीटर और नर्मदा बेसिन का है 92,670.51 वर्ग किलोमीटर और तापी या ताप्ती नदी का है 63,922.91 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से हम देखेंगे दोस्तों कि किस दिए हुए नदी में से सबसे बड़ा जो है कि बेसिन क्षेत्रफल जो है आपका ये महानदी का है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है दोस्तों, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? गंगा, कोसी, दामोदर, गोमती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोसी, क्योंकि कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण से इसे जो है कि बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी, शारदा नदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गंडक नदी, क्योंकि गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है तथा सोनपुर पटना के निकट से गंगा में जो है कि मिल जाती है। सोन, हिंडस और शारदा नदियाँ ये जो है कि उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? मीठी नदी, तुलसी झील, विहार झील, पोवई झील, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विहार झील, क्योंकि मीठी नदी मुंबई स्थित विहार झील के अधिप्रवाह से जो है कि उद्गमित होती है। अब अगला सवाल है दोस्तों आप सबके सामने, अगला और इस सेशन का आखिरी सवाल भी है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? देखिए दोस्तों आजकल ये नया ट्रेंड पकड़ा हुआ है आरओ, क्योंकि अभी 2017 में देखिए पूछा है कि नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। महानंदा, सोन, रामगंगा, गंडक। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सोन नदी का, क्योंकि दिए गए विकल्पों में से सोन नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। हम बता देते हैं इनमें से किसका कितना है। तो महानंदा का जो है वो 207.285 वर्ग किलोमीटर है और सोन का 70,055 वर्ग किलोमीटर है और रामगंगा का 30,811.48 वर्ग किलोमीटर है और गंडक का जो है कि ये 45,731 वर्ग किलोमीटर है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि 70,055 वर्ग किलोमीटर के साथ सोन नदी का इसमें इन दिए हुए नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक ये वाला पूछा है जलग्रहण क्षेत्र से, और अभी देखिए और पूछा था इसके पहले, देखिए यहाँ पे ये वाला, हाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? तो कावेरी, महानदी, नर्मदा, तापी। तो ये भी सवाल उसी टाइप का है। ये देखिए आरओ 2021 के मेंस का है और ये वाला जो है कि 2017 मेंस का। तो अब हमें जो है कि जो मुख्य नदियां हैं हमें उनका जलग्रहण क्षेत्र भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि आयोग उसी की तरफ अपना नज़रिया जो है कि ले जा रहा है। तो इस तरह से आप भी जब अपने रिवर्स को पढ़ें तो इनके अलावा कि कौन से रिवर्स का उद्गम कहाँ से हो रहा है, उनकी कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, कौन ट्रिब्यूटरी लेफ्ट से मिल रही, कौन सी राइट से मिल रही है, कौन सी नदी के मध्य में कोई अगर विशेष चीज़ आ रहा है या उसके तट पर कोई प्रसिद्ध शहर है, तो वो याद रखने के अलावा ये भी याद रखिए कि उस नदी का जलग्रहण क्षेत्र कितना है। और 2-4 बड़ी नदियों के आपस में कंपैरिजन करके याद करिए, ताकि अब आने वाले समयों में अगर ऐसे सवाल बनाए आयोग तो हम उन सवालों को आसानी से कर सकें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है कि वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।